गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था और इंडिया की काफ़ी बेहतरीन हिस्ट्री हमने पूरी पढ़ी थी। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया है 6.1 अकरेंस ऑफ मेटल्स, ये टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, यानी कि हम 6.1 नहीं पढ़ने वाले हैं, आपको इतना कम याद रखना होगा। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 6.2, डायरेक्ट हम उसी से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, नाम से इसका मतलब पता चलता है। ओर्स का मतलब ये है कि आपका रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल से आप अपना मेटल अलग करने वाले हो, उस रॉ मटेरियल को ओर कहा जाता है। ठीक है, अब उस ओर के अंदर आपके मेटल के परसेंटेज बढ़ाने के लिए आपको उसमें से इंप्योरिटीज निकालनी पड़ेगी, और उस इंप्योरिटी को निकालने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटीरियल्स, इंप्योरिटीज, sands, clays from the ore is known as a concentration, dressing और benefaction। तीनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। सो मोस्टली हम concentration वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द concentration of ores are graded, crushed to reasonable size। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर स्टार्ट करने पहले हमें एक स्टेप करना होगा। वो स्टेप होता है उसका ग्रेडेशन, कि चलो ये जो ओर है उसके अंदर 70% तक कॉपर होगा, ये ओर है उसके अंदर 50% कॉपर होगा, इसके अंदर 10% ही कॉपर है। तो ग्रेड के हिसाब से ओर को डिवाइड किया जाएगा पहले। दूसरी चीज होगी कि आपका जो ओर है उसको फाइन पाउडर में क्रश किया जाएगा, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि आप इंप्योरिटीज उसमें से बेटर वे में निकाल सको। concentration of ores involves several steps and selection of these steps depend upon the difference in physical properties of the compound of the metal present and that of the gangue। okay, अब जो concentration of ore है वो कुछ एक स्टेप के अंदर डिवाइड किया गया है, और ये जो स्टेप है वो मेनली दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें से पहला प्रॉपर्टी है वो है कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी। जो मेटल का कंपाउंड आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उस मेटल का कंपाउंड है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। और दूसरा जो गैंग का मतलब है अनवांटेड मटेरियल्स, यानी कि इंप्योरिटीज। गैंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके अलावा टाइप ऑफ मेटल भी डिपेंड करता है, फिर अवेलेबल फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो 5 चीजें हुई जिसके बेसिस पे स्टेप डिसाइड होंगे। पहला प्रॉपर्टी है वो है आपके मेटल के कंपाउंड का फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा है। दूसरा आपकी इंप्योरिटीज की प्रॉपर्टीज क्या है। तीसरा मेटल कौन से टाइप का है। चौथा आपके पास कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। और पांचवी जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आप कौन से एनवायरमेंट पे, आप कहां पे पूरा आपका प्रोसेस कैरी आउट करते हो। Some of the important procedures of concentration of ore are described below। उसमें से कुछ एक चीजें आपको नीचे दी गई है। चलो, सबसे पहला प्रोसेस है हाइड्रोलिक वॉशिंग। यहां पे मैं डेंसिटी को यूज करूंगा, मैं यहां पे डेंसिटी को एज ए फैक्टर यूज करूंगा मेरे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के लिए। This is based on the difference between specific gravities of ore
एंड द गैंग पार्टिकल, यानी कि इंप्यूरिटी एंड ओर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं यूज करके इंप्यूरिटीज को बाहर निकालूंगा। ठीक है, इट इज देयरफॉर अ टाइप ऑफ अ ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का ये एक टाइप हो गया। ठीक है, इन वन सच प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीमिंग ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड ओर। तो इसका मतलब यह होता है कि पानी जो है वो पानी ऊपर की ओर जाएगा और वहां पे मैं उसके साथ जो पाउडर्ड ओर है उसको भी मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब जो द लाइटर गॉग पार्टिकल्स, गैंग पार्टिकल्स जो रहेंगे, यानी कि हल्के फुल्के जो पार्टिकल्स रहेंगे इंप्यूरिटीज के, वो पानी के साथ वॉश्ड अवे, यानी कि पानी के साथ चले जाएंगे, लेकिन हमारे जो और के हैवियर पार्टिकल्स थे वो सॉल्यूशन में रह जाएंगे। क्लियर? तो हाइड्रोलिक वॉशिंग से हम इस तरह से हमारा और जो है उसको अच्छे से प्यूरिफाई कर सकते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा सेकंड मेथड जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। ये आप जब 10th में थे तब से इसको स्टडी करते आ रहे हो, बहुत ही इजी चीज है। देखो यहां पे 2 रोलर लगाए हुए हैं, उसमें से एक रोलर मैग्नेटिक रोलर है। ये वाला रोलर जो है येलो किया है मैंने, वो मैग्नेटिक है। ठीक है, अब आपने जो आपका पाउडर्ड ओर था वो यहां से डाला। ठीक है, तो यहां पे कन्वेयर बेल्ट लगाया है, यानी कि ये रोलर घूमता रहेगा कंटिन्यूसली। तो ये बेल्ट के साथ और भी आगे जाएगी। अब आपका जो मैग्नेट है वो आयरन से अट्रैक्ट होगा, राइट? तो जो आयरन कनेक्टेड और या फिर इंप्यूरिटीज होगी वो यहां पे इस तरफ आ जाएगी, और बाकी बचा जो कोई भी चीज रहेगा वो पाउडर दूसरे कंटेनर में, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसी प्रिंसिपल का यूज करना है कि सर्टेन मेटल्स होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होती है, तो इस प्रॉपर्टी का हम यहां पे यूज करेंगे। देखो, दिस इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। ठीक है, इफ आइदर द ओर और द गैंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, then the separation is carried out by this method। अगर आपके impurities गैंग के पार्टिकल या फिर आपका और दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है तो इस मेथड को यूज किया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आयरन ओर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। आयरन ओर जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, दैट्स वाई non-magnetic impurities can be separated from them using magnetic separation। तो हमारे impurities जो गैंग पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते, उसको मैं यहां से अलग कर सकता हूं आयरन ओर से, राइट? सो द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर अ कन्वेयर बेल्ट विच मूव्स ओवर अ मैग्नेटिक रोलर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे ये बेल्ट इस तरफ जाएगा तो और भी साथ में इस तरफ जाएगी। मैग्नेटिक सब्सटेंस रिमेन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेल्ट एंड फॉल्स क्लोज टू इट। अब मैग्नेट की वजह से आयरन और इस तरफ अट्रैक्टेड रहेगी और वो नजदीक गिरेगी, यानी कि दोनों चीजें अलग हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका दूसरा मेथड था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का तीसरा मेथड जो है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये भी आप 10th में पढ़ चुके हो, एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे सिलेबस का और बहुत ही ज्यादा अहमियत कैरी करता है ये। चलो, ये चीज पढ़ने से पहले हम इसकी एक छोटी सी स्टोरी है, द इनोवेटिव वॉशर वुमन। ये स्टोरी को हम पढ़ते हैं पहले, ताकि स्टोरी क्लियर एक हो जाए हमें पहले, और उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, वन कैन डू वंडर्स इफ ही और शी
हैज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड इज अटेंटिव टू द ऑब्जर्वेशंस। कोई भी व्यक्ति अगर एक वैज्ञानिक सोच रखता है अपने पास और अगर वो ऑब्जर्वेशन करने में माहिर है तो वो चमत्कार कर सकता है। इस सेंटेंस का मतलब ऐसा होता है, राइट। अ वॉशर वुमन, जिसको हम धोबी बोलते हैं गुजराती में, अ वॉशर वुमन हैड एन इनोवेटिव माइंड टू। ये स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वॉशर वुमन, उसके पास भी एक इनोवेटिव माइंड था, ठीक है। वाइल वॉशिंग माइनर्स ओवरऑल्स शी नोटिस्ड दैट सैंड एंड सिमिलर डर्ट फेल टू द बॉटम ऑफ द वॉश टब। जब माइनर्स जो रहते हैं उसके एरिया में, वो माइनर के जो क्लॉथ थे, वो क्लॉथ्स को जब वो साफ करने जाती थी तब उसके टब के वॉश टब के अंदर जो डर्ट था, रेत थी, वो सारी चीजें वॉश टब के बॉटम में चली जाती थी, सैंड वगैरह। What was particular the copper bearings compounds that had come to the clothes from the mines were caught in the soap suds and so they came up to the top. अब जो माइनर जहां पे काम करते थे वहां पे जो कॉपर के पार्टिकल्स निकलते थे, कॉपर ओर के, वो पार्टिकल्स जो कपड़े से जुड़े हुए थे वो पानी में नहीं निकलते थे, वो साबुन के साथ चिपके रहते थे। साबुन का जो लिक्विड रहता था कपड़े पे लगा हुआ, उसके साथ वो चिपक के रह जाते थे। तो ये उसने ऑब्जर्व किया कि भाई रेत मिट्टी वगैरह तो सब नीचे चला जाता है, ये कॉपर और के पीसेस क्यों यहां पे रह जाते हैं। तो उसको ये क्वेश्चन हुआ, तो उसने, उसके क्लाइंट थे मिसिस कैरी एवर्सन, जो कि खुद एक केमिस्ट थे, उनको जाके ये क्वेश्चन कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि मिट्टी वगैरह सब वॉश टब में नीचे चला जाता है और ये कॉपर के पार्टिकल क्लॉथ पे क्यों रह जाते हैं। द वॉशर वुमन टोल्ड हर एक्सपीरियंस टू द मिसिस एवर्सन। द लेटर थॉट दैट द आइडिया कुड बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कॉपर कंपाउंड्स फ्रॉम रॉकी एंड अर्थ मटेरियल्स ऑन लार्ज स्केल। और तब मिसिस कैरी एवर्सन को यह आइडिया यूजफुल लगा, किस चीज के लिए, कि हम इस आइडिया को, कॉपर कंपाउंड को रॉकी एंड अर्थ मटेरियल यानी कि रेत मिट्टी वगैरह से दूर करने के लिए लार्जर स्केल पे भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा लगा उनको। दिस वे एन इन्वेंशन केम अप, और यहां से फ्रोथ फ्लोटेशन स्टार्ट हुआ। एट द टाइम ओनली दोज ओर्स were used for extraction of copper which contain large amount of the copper। जब ये फ्रोथ फ्लोटेशन नहीं आया था तब कॉपर कहां से मिलता था, ओनली वहां से मिलता था जहां पे ओर के अंदर कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था। लेकिन फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बनने के बाद कॉपर माइनिंग प्रॉफिटेबल हो गया इवन फ्रॉम द लो ग्रेड्स ओर, और वर्ल्ड का कॉपर का प्रोडक्शन बढ़ गया एंड मेटल बिकम चीपर, और वहां से कॉपर सस्ता हुआ। लेकिन तब तक कॉपर बहुत महंगा था। तो ये हुई स्टोरी फ्रोथ फ्लोटेशन की। कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई कॉपर का जो कंपाउंड है उसके पार्टिकल्स साबुन के साथ जुड़े रहते हैं। अमेजिंग थिंग, राइट। तो इसी टाइप के कॉन्सेप्ट का हम फ्रोथ फ्लोटेशन में यूज करेंगे। देखो चलो डिटेल में फ्रोथ फ्लोटेशन के बारे में हम अब बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग इंप्यूरिटीज गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। किसी भी मेटल का अगर सल्फाइड ओर है तो उस सल्फाइड ओर से आपको इंप्यूरिटीज निकालनी है, तो उसके लिए मैं फ्रोथ फ्लोटेशन यूज करूंगा। In this process, a suspension of a powdered ore is made up with water। मैंने वाटर के अंदर मेरा सल्फाइड पाउडर्ड ओर ऐड कर दिया और फिर उसका सस्पेंशन बनाया, यानी कि उसको बहुत ही मैंने घुमाया ताकि उसमें से सस्पेंशन क्रिएट हो। क्लियर, यानी कि पार्टिकल्स उसके डिसोल्व नहीं होते लेकिन उसके अंदर रह जाते हैं। उसके बाद मैंने उसके अंदर कलेक्टर्स ऐड किया एंड फ्रोथ स्टेबिलाईजर ऐड किया। कलेक्टर का मतलब ये होता है कि जो सल्फाइड ओर को कलेक्ट करेगा,
और फ्रोथ स्टेबिलाईजर इसलिए कि मैं यहाँ पे फ्रोथ क्रिएट करने वाला हूं ताकि ये जो फ्रोथ है वो कलेक्टर से निकल के फ्रोथ के अंदर मेरा और चला जाए। ओके, कलेक्टर जैसे कि पाइन ऑयल है, फैटी एसिड्स है, ज़ेंथेट्स है, ये सारी चीजें कलेक्टर कही जाती है जो कि एनहांस करती है नॉन वेटाबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स। कलेक्टर क्या चीज करता है? अब जो सल्फाइड ओर है वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता, उससे गीला भी नहीं होता। ये जो नॉन वेटाबिलिटी है, गीला नहीं होने की कैपेबिलिटी, उसको कलेक्टर इंक्रीज करता है। यानी कि ये ऑयली सब्सटेंस है, फैटी एसिड ऑयली होता है, पाइन ऑयल है, ज़ेंथेट ऑयली होता है, तो ये सारी चीजें सल्फाइड ओर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी और उसको पानी में गीला नहीं होने देगा। और जो फ्रोथ स्टेबिलाईजर है उसके लिए मैं क्रेसोल्स यूज करूंगा, एनिल यूज करूंगा, जो कि फ्रोथ को स्टेबिलाईज करेंगे। अब पूरा मेथड मैं आपको समझाता हूं। ये जो ब्लू पार्ट है, ये वाला जिसको मैं येलो कर रहा हूं, यहां पे मैंने पाउडर्ड ओर और वाटर को मिक्स किया है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने पाइन ऑयल डाला हुआ है, क्रेसोल डाला हुआ है, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं एयर का फ्लो स्टार्ट करता हूं। यहां से देखो, यहां से एयर अंदर जाएगा, ठीक है। और उसको मैं गोल गोल घुमाता हूं रोटेटिंग पेडल के साथ। तो एयर अंदर जा रहा है, तो एयर जब वापस आएगा बाहर वो फ्रोथ क्रिएट करेगा, क्योंकि मैंने फ्रोथ स्टेबिलाईजर डाला हुआ है। वो फ्रोथ होगा, वो मिनरल फ्रोथ बनेगा। क्यों भाई मिनरल फ्रोथ क्यों बनेगा? क्योंकि आपका मिनरल इस फ्रोथ के अंदर ऊपर जाएगा यहां से निकल के, ठीक है। और फिर उसको मैं, जैसे आप बटर मिल्क से ऊपर से आप बटर को अलग करते हो, वैसे ही मैं यहां से इस फ्रोथ को स्कीविंग करके अलग कर दूंगा, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। देखो, द मिनरल पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल्स। जो हमारी सल्फाइड ओर थी वो पाइन ऑयल है, ज़ेंथेट है, कलेक्टर से गीला होगा वो। वाइल गैंग पार्टिकल्स, इंप्यूरिटीज विल बी वेटेड बाय वाटर। इंप्यूरिटीज सारी वाटर में नीचे चली जाएगी गीली होके, ठीक है। और रोटेटिंग पैडल एलिगेट्स द मिक्सचर, वो मिक्सचर को सतत घुमाती रहती है एंड अंदर एयर डालती है, ड्रॉज एयर इन इट। As a result, froth is formed which carries the mineral particles with it. Froth is light and is skimmed off. जो froth बनेगा ऊपर से उसको मैं skimmed कर दूंगा, वहां से निकाल लूंगा, ठीक है। It is then dried for recovery of the ore particles. तो ये आपका पूरा froth flotation method हो गया, ठीक है। चलो, sometimes it is possible to separate two sulfide ores by adjusting proportion of oil to water. ऑयल कितना ऐड करना है, कितना नहीं करना है, वो चीज यूज करके आप दो डिफरेंट सल्फाइड ओर को भी अलग कर सकते हो एक ही मेथड से, एक ही बारी में, एक ही टर्न में। और उसके अलावा आप डिप्रेसेंट यूज कर सकते हो। डिप्रेसेंट टाइप है, जैसे कि आप कैटलिस्ट बोलते हो, वैसे ही डिप्रेसेंट एक टाइप है जो दो सल्फाइड ओर को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल दिया है, देखो, जब आपको ZnS एंड PbS ओर को एक ही टर्म में अलग करना है तो वहां पे एज ए डिप्रेसेंट आपको NaCN यूज करना होगा। वो क्या करेगा, वो सिलेक्टिवली सिर्फ ZnS को ही गीला होने देगा और फ्रोथ के साथ उसको बाहर निकाल देगा। लेकिन PbS जो है, ZnS को फ्रोथ में नहीं आने देगा, ओनली PbS को ही फ्रोथ में वो आने देगा, ओके। सो ये था आपका पूरा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। उसके बाद हमारा फोर्थ मेथड जो है वो है लीचिंग प्रोसेस। बहुत ही इजी है, देखो। लीचिंग इज ऑफ्टन यूज्ड इफ द ओर इज सॉल्यूबल इन सब सुटेबल सॉल्वेंट। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर आपका ओर सॉल्यूबल है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके लीचिंग किया जाएगा। और ये मेथड तो आप ऑलरेडी पढ़े हो 10th में, बेयर्स मेथड, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिना बाहर निकालना, ओके। बॉक्साइट इज अ प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सबसे जरूरी ओर है बॉक्साइट।
इट इज यूजुअली कंटेन्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज ए इंप्यूरिटीज। बॉक्साइट के अंदर तीन मेन इंप्यूरिटीज रहती है, एक है SiO2, फिर दूसरा है आयरन ऑक्साइड और उसके बाद है टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ये सारी इंप्यूरिटीज को आपको वहां से निकालना है पहले तो, तभी कॉन्सेंट्रेशन हो पाएगा, राइट, लीचिंग करके। सो concentration is carried out by heating the powdered ore with a concentrated solution of NaOH। NaOH के concentrated solution के साथ मैं लीचिंग करूंगा। यहाँ पे टेम्परेचर फिगर याद रखना है आपको, 473 टू 523 केल्विन तक उसको हीट करना है, उसके बीच में ही रखना है टेम्परेचर, एंड 35 टू 36 बार जितना उसको प्रेशर अप्लाई करना होगा कंपल्सरी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, क्योंकि यहां पे आपका एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 की तरह एक्सट्रैक्ट होगा और वो सोडियम एल्यूमिनेट बन के NaOH में डिसॉल्व हो जाएगा। रिएक्शन आपको दिखाता हूं, देखो Al2O3 जब NaOH से रिएक्ट करता है वाटर की प्रेजेंट में, तो वो वहां से सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है जिसका फॉर्मूला रहता है NaAlO4, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO4। अब इंप्यूरिटीज की बात करते हैं तो अकेला एल्यूमिनियम ही काम नहीं करेगा, सिलिकॉन भी वहां पे काम करेगा और सिलिकॉन भी साथ में डिसॉल्व होगा एज ए सोडियम सिलिकेट, Na2SiOH4, सोडियम सिलिकेट। लेकिन दो और इंप्यूरिटीज थी, आयरन की इंप्यूरिटीज थी, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, वो दोनों यहां पे डिसॉल्व नहीं होंगे और वो वहां से अलग हो जाएंगे। यानी कि उसको फिल्टर करोगे तो आयरन के ऑक्साइड्स और टाइटेनियम ऑक्साइड वहां से निकल जाएगा। क्लियर? तो अब आपके पास दो चीजें बची है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम सिलिकेट। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये जो सॉल्यूशन है सोडियम एल्यूमिनेट का, उसके अंदर से मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करूंगा। The sodium aluminate present in the solution is neutralized by passing carbon dioxide gas। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सोडियम एल्यूमिनेट क्रैक हो जाएगा। देखो यहां पे लिखा है सोडियम एल्यूमिनेट क्रैक होगा और उसमें से हाइड्रेटेड एल्यूमिना बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 इंटू XH2O, हाइड्रेटेड एल्यूमिना या फिर हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह सकते हो। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सोडियम के साथ कंबाइन होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। क्लियर ये चीज आपको? चलो, द हाइड्रेटेड Al2O3 इज प्रेसिपिटेटेड, यानी कि देखो यहां पे Al2O3 इंटू XH2O सॉलिड फॉर्म में मिला आपको। इसका मतलब है कि अब आपके सॉल्यूशन में सिर्फ क्या रह गया, सोडियम सिलिकेट, क्योंकि ये तो सॉलिड हो गया। तो अब आप इसको फिल्टर करके वहां से बाहर निकाल सकते हो इजीली। एट दिस स्टेज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल ऑफ हाइड्रेटेड Al2O3 इज एडेड टू द सॉल्यूशन। इट इज कॉल्ड सीडिंग, इट इंड्यूस द प्रेसिपिटेशन। अब रिएक्शन को जल्दी करने के लिए मैं पहले से बनाया हुआ हाइड्रेटेड Al2O3 उसमें ऐड करूंगा, जिसे सीडिंग कहते हैं। वो रिएक्शन को स्पीडियर बनाएगा। ओके, sodium silicate remains in the solution and hydrated alumina is filtered out। उसको ड्राई करेंगे हम और हीट करने पे हमें प्योर Al2O3 मिलेगा, जिसे हम एल्यूमिना कहते हैं। ओके, रिएक्शन आपको दिया है Al2O3 इंटू XH2O को मैंने 1470 केल्विन पे हीट किया तो उसमें से H2O रिलीज हो गया। तो ये लीचिंग का पहला एग्जाम्पल था। उसके बाद हम लीचिंग के दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो सिल्वर और गोल्ड के लिए भी लीचिंग यूज होता है। द रिस्पेक्टिव मेटल इज लीच्ड विद द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN इन द प्रेजेंस ऑफ एयर which supplies O2. The metal is obtained later by replacement reaction or you can say displacement reaction। बहुत ही इजी है। देखो यहां पे मेटल जो है MCN बनाएगा। क्या बनाएगा? MCN, और उसके साथ एक CN और जोड़ दो तो MCN2 माइनस हो गया, यानी कि मेटल आपका +1 हुआ। मेटल में सिल्वर या गोल्ड होगा, ठीक है। और 4 OH बनेंगे माइनस। अब O2 and H2O वहां पे मिक्स होगा, जो आपको 4
OH बनाने में हेल्पफुल होगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए इसको बैलेंस करने पे यहाँ पे ऐसे चीजें लगाई गई है। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन है वो रिड्यूस होता है, मेटल ऑक्सीडाइज्ड होता है। फिर ये जो MCN2 माइनस बना है वो जिंक से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सिल्वर और गोल्ड लेस एक्टिव है, तो यहां से M निकल जाएगा, Zn वहां पे आ जाएगा, बनाएगा ZnCN4-2 एंड आपका मेटल प्योर फॉर्म में आपको मिला। तो ये बहुत ही चीपर और बहुत ही इजी मेथड है आपके मेटल को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, जो कि एक्सपेंसिव मेटल कही जाती है, सिल्वर एंड गोल्ड। उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द और मेंशन इन द टेबल 6.1 कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। चलो 6.1 टेबल में ऐसी कौन सी है जो हम मैग्नेटिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो हेमेटाइट होगा पहला, तो फिर मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2 एंड कॉपर पायराइट, वो वहां पे भी FeS2 है, CuFeS2। तो ये टोटल 5 अलग अलग और है जहां पे हम मैग्नेटिक सेपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, लैपटॉप इज हैंगिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। लीचिंग से आपको क्या फायदा हुआ? तो सबसे पहले तो SiO2 की इंप्यूरिटी निकल गई, आयरन ऑक्साइड की इंप्यूरिटी निकल गई, टाइटेनियम ऑक्साइड की इंप्यूरिटी निकल गई, प्लस मेरा जो और था वो अब 99% तक एल्यूमिना देगा मुझे, यानी कि अब वो 99% तक Al2O3 कैरी करता है अपने अंदर। तो ये सिग्निफिकेंस हुआ लीचिंग का एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल, यानी कि इंप्योर मेटल फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ ओर। देखो बहुत ही इजी है। स्टेप नंबर 1 ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, स्टेप नंबर 2 रिडक्शन करो। ऑक्साइड में कन्वर्ट करो मतलब या तो आपके पास डायरेक्टली ऑक्साइड होगा मेटल का, या तो सल्फाइड होगा तो सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, या तो कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो। ये भी आया था कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग 10th में, राइट। चलो, टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम concentrated ore it must be converted to form which is suitable for reduction to metal. Therefore, usually sulfides are converted to oxide before reduction because oxide are easier to reduce. Thus, isolation of metals from concentrated ore involves two major steps. पहला स्टेप रहेगा conversion to oxide और दूसरा होगा रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल टू मेटल। चलो, पहला स्टेप है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, बहुत ही इजी है। देखो, कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए यूज होगा इन द एब्सेंस ऑफ एयर। चलो, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स हीटिंग ओनली, इट रिमूव्स वोलेटाइल मैटर विच एस्केप्स लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड, जैसे कि Fe2O3 into XH2O, जिसे रस्ट कहते हैं आप। यहां से इसको हीट करूंगा तो XH2O निकल जाएगा, प्योर ऑक्साइड मिला। वैसे ही ZnCO3 से अगर आप हीट करोगे CO2 निकल जाएगा और ऑक्साइड मिलेगा, जिंक ऑक्साइड। वैसे ही यहाँ पे CaCO3 into MgCO3 है, हीट करोगे तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देंगे और आपको Ca और MgO अलग मिलेगा। एब्सेंस ऑफ एयर कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए। अब रोस्टिंग आता है सल्फाइड के लिए। In roasting, the ore is heated with the regular supply of air in the furnace at a temperature below the melting point of metal. देखो, ZnS ऑक्सीजन डाल दो, SO2 रिलीज कर दो, है। PbS ऑक्सीजन डाल दो, SO2 रिलीज कर दो। Cu2S ऑक्सीजन डाल दो, SO2 रिलीज कर दो। क्लियर? अभी एक स्पेशल केस है, 2 मार्कर क्वेश्चन एक्चुअली। The sulfide ore of copper are heated in rotability furnace. सल्फाइड ओर के लिए स्पेशली यूज किया जाएगा, Cu2S है, CuS है, उसके लिए। If your ore contains iron, it is mixed with silica before heating. अगर आपके ओर में आयरन ऑक्साइड है, FeO है, तो उसको अलग करने के लिए पहले उसके अंदर सिलिका ऐड किया जाएगा, SiO2। आयरन ऑक्साइड है वो सिलिका से मिलके स्लैग बना देगा, जिसे हम आयरन सिलिकेट कहते हैं। देखो यहां रहा FeSiO3, राइट।
एंड जो कॉपर बनेगा, कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मेट विच कंटेन Cu2s एंड FeS ऑल्सो। यहां पे कॉपर रिलीज होगा लेकिन उसके साथ Cu2s भी रहेगा और FeS भी रहेगा, जो आपको इस मेथड से रोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये यहां पे है। आफ्टर द रोस्टिंग SO2 प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ H2SO4। क्लियर। और सेकंड स्टेप है रिडक्शन ऑफ मेटल। तो अब आपको क्या करना है, आपका जो ऑक्साइड है वहां से ऑक्सीजन निकाल लेना है। तो आप दो स्टेप कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो अकॉर्डिंग टू योर मेटल। अगर आपका मेटल डिफिकल्टी से रिडक्शन करता है तो ज्यादा एक्टिव मेटल यूज करो, सिंपल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड यूजुअली इन्वॉल्व्स हीटिंग इट विथ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। जैसे कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर अदर मेटल्स। यहां पे कार्बन से आपको दिखाया गया है, देखो MXOY है तो ये OY कार्बन ले लेगा और Y कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा और X जितना M निकल गया, सिंपल। सम मेटल ऑक्साइड गेट रिड्यूस इजीली व्हाइल अदर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस। अब रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना या फिर ऑक्सीजन को निकाल लेना, ओके। अब दोनों में से कोई भी केस में आपको हीट तो करना ही पड़ेगा। सो इस लेक्चर में हमने इम्प्योर मेटल तक हम पहुंच गए हैं प्यूरिफिकेशन में। अब आगे हम प्यूरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में यहां तक रखते हैं, ओके। चलो, थैंक यू सो मच।